चलिए भाई स्टार्ट हो गया। क्लियर है, विजिबल हो रहा है आप सभी को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीडीपी की क्लास। और ये जो क्लास है वो हमारी चल रही है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए चल रही है। तो आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है इन क्लासों की कि ये जो क्लास है वो आपकी डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ऑथेंटिक चीजें ही पढ़ाई जा रही है। बाकी आप लोग, आपका पर्सपेक्ट है कुछ भी, आप चाहे कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाना है तो यहाँ आप लोग, आपका स्वागत है। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज का अपना पहला सवाल है। अभी तक मैंने 20 क्लास करा दी है, ये शायद 21वीं क्लास है। प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर देख लीजिएगा। पेपर का सॉल्यूशन तो सिर्फ दीक्षित सर ही कराएंगे, बाकी तो जय सीताराम। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचना, जो अमूर्त संरचनाओं की सक्रियतात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? कौन सा होगा भाई? तो संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था मेरे भाई। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा जो स्टेजेज बताई गई थी, कुल 4 प्रकार की स्टेज इनके द्वारा बताई गई थी। यानी कि विकास, व्यक्ति का विकास, किसी भी मनुष्य का विकास, मानव का विकास 4 चरणों में इन्होंने बात की थी। सबसे पहला जो चरण था वो था संवेदी चालक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, और इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है मेरे भाई। क्लियर है? दूसरी जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए, आप सभी लोगों को विजिबल हो रहा है, ठीक है? क्लियर है मेरे भाई? तो ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का। सभी को क्लियर हो रहा है? ये बात बता दीजिए मुझे। क्लियर है? तो जीन पियाजे का ये था संज्ञानात्मक विकास के चरणों में उन्होंने 4 चरण दिए: 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16 वर्ष। यहाँ पर अगर बच्चे की बात करें तो यहाँ पर बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? कल्पना शुरू कर देता है। मूर्त चीजों को अमूर्त रूप से सोचने लगता है। अमूर्त से मूर्तता की ओर आने का प्रयास भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर निगमनात्मक, कल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। हाइपोथेटिकली इंडक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर मेरे भाई? डिडक्शन, सॉरी। क्लियर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो दिखता है वो संरक्षण की भावना देखने को मिलती है। यानी कि बच्चे के अंतर्गत अब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यानी कि आयतन का कॉन्सेप्ट। इसको समझ सकते हैं कि एक बोतल ये है और एक बोतल ये है। ये थोड़ी ज्यादा बड़ी बोतल है, यहाँ तक पानी है, और ये इसी बोतल का पानी हमने उठा के इसमें डाल दिया। तो बच्चा बड़ी बोतल को मांगता है, लेकिन पानी तो उतना ही है। तो उसके अंदर संरक्षण की भावना का विकास 7 से पहले नहीं हो पाता। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, उसके अंतर्गत ये संरक्षण की भावना आ जाती है। यानी कि लंबाई की बात हो, भार की बात हो, आयतन की बात हो, ये जो गुणात्मक आधार हैं वस्तुओं के आधार पर, ये सारे के सारे बच्चे के अंतर्गत 7 से 11 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो बच्चा सेंसेस के थ्रू अपने जो ऑर्गन पार्ट्स होते हैं, कान, नाक, आंख, गला, इनके थ्रू क्या करता है बच्चा? यहाँ पर चीजों को सीखता है। लेकिन यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, जीन पियाजे कहाँ के थे, ये कोई बताएगा तो? किस देश से रिलेटेड थे ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा लेव वाइगोस्की से। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक को बोलते हैं हम प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच देखने को मिलती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है? तो देखिए, प्राइवेट स्पीच की बात होती है, इसके अंतर्गत बच्चा क्या करता है? स्वयं से बात करता है, यानी कि एक तरीके से खुद से ही इंटरेक्ट करना, यहाँ पर क्या कहलाएगा? प्राइवेट स्पीच का पार्ट होता है, जो कि लेव वाइगोस्की ने इसकी बात की थी। इसके बाद इन्होंने एक और बात की थी, जेडपीडी, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात भी इन्होंने की थी। क्लियर है मेरे भाई? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चे अपनी सोच विनिमय करने में मदद करता है, बात तो ठीक लग रही है। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा कभी नहीं करता है, प्राइवेट स्पीच बहुत अच्छा माना जाता है। ईगो सेंट्रिज्म नहीं होता, आत्मकेंद्रिता दर्शाता नहीं है। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घट जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। क्लियर है? तो ये भी नहीं गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर होगा, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। क्लियर है मेरे भाई? तो बहुत आसान था, इसमें टाइम लेने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं थी। चलिए इनकी बात करें तो ये किस देश के थे, ये बता सकता है कोई? चलिए इनकी मैं बता देता हूँ। ये भी क्वेश्चन लेव वाइगोस्की से है, और ये मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के? रूस के थे। तो रूसी थे। मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो मेरे भाई ये कहाँ के थे? लेव वाइगोस्की रूस के थे। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करता है? तो बच्चों के अधिगम में, यानी कि बच्चा सीखता है उसमें किस प्रकार की मदद करता है? तो उपयुक्त इनाम देकर देखिए, दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंटरनली मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नली मोटिवेशन। एक्सटर्नली मोटिवेशन के अंतर्गत आपका इनाम आ जाता है, पुरस्कार आ जाते हैं, दंड आ जाते हैं, ये सारी की सारी एक्सटर्नली मोटिवेशन पार्ट होते हैं, जो कि एक लंबे समय के लिए नहीं होते। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जो होता है बच्चे का, वो क्या है? अधिगम को सहज और सरल बनाता है एक लंबे समय के लिए। क्लियर है? तो सजा दे, आप सजा देकर ऐसा तो नहीं कर सकते। क्लियर है? इसके बाद देखें, मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके, ठीक भी लग रहा है। ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर, तो आप नकल करवा कर ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो एक गलत बात होगी। इमिटेशन आप नहीं कर सकते, चीजों का इमिटेशन कर रहे हैं और वो भी ब्लैक बोर्ड से, तो बच्चा सीखेगा ही क्या भाई इसमें? तो इमिटेशन पे आप कभी भी बल नहीं देंगे। रोट मेमोराइजेशन की बात आएगी, डिट्टो की बात आ जाए, कभी भी इस प्रकार के वर्ड्स आपको दिख जाए, तो आपके ऑप्शन को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो मदद की मात्रा और स्वरूप को बदलाव करके, जहां भी बदलाव की बात आए, स्वरूप की बात आए, इन चीजों की बात जब भी आएगी, तो वहां पर क्या करोगे? आप आंसर अपना लगा दोगे, क्योंकि ये आंसर आपके 90% आपके आंसर ये क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है, क्वेश्चन बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा? पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छी बात है, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। यानी कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हमारी जो टीचर है वो हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा के नैतिक विकास के किस चरण में है? बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। इसका आंसर कौन दे पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नियमों की बात है, यहीं से आप अपना आंसर दे सकते हैं। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था मेरे भाई, वो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, तो इनके द्वारा जो दिया गया था नैतिक विकास का सिद्धांत, दिया गया था लॉरेंस कोहेलवर्ग के द्वारा। इन्होंने पुरुषों के अंतर्गत नैतिकता की बात करें, तो पुरुषों के अंतर्गत नैतिकता को इन्होंने जस्टिस को माना था, न्याय को पुरुषों के अंतर्गत नैतिकता का आधार माना था। जबकि महिलाओं की बात करें, तो इन्होंने केयर टेकर के रूप में देखा था, यानी कि देखभाल के रूप में महिलाओं को देखा था। लॉरेंस कोहेलवर्ग के, और नियमों का पालन करना, ये किसके अंतर्गत आएगा? एक मिनट रुक जाओ भाई। मजा तो आया, पापन से बोल दे मैं जमा कर आया मैं, पापन से बोले। चलिए भाई, बताइए, तो नियमों का पालन करना किसके अंतर्गत आएगा?
देखिए लॉरेंस कोहिलबर्ग की बात करें तो इन्होंने विकास के 3 चरण बताए थे। चरणों की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इन्होंने जो विकास के चरण बताए थे कुल मिलाकर 3 चरण बताए। पहला बताया था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का नैतिक सिद्धांत बताया था, स्तर बोला था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। दूसरा बोला था रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और तीसरा बोला था उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब इनके भी इन्होंने दो दो पार्ट बांट दिए। ठीक, तो जो पहला था प्री कन्वेंशनल स्टेज, क्या था? प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल स्टेज। तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज था इसी के अंतर्गत था आज्ञा पालन एवं दंड अभियान, दंड अभिविन्यास। तो यही इसका होगा क्योंकि इसी के अंतर्गत नियमों की बात की गई है, पालन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम बहुत ले लिया हमने इस क्वेश्चन पे, जो कि नहीं लेना था। चलिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही टॉपिक जो क्लास करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज सीटीएट के लिए क्लास करा रहा हूँ, उसमें हावर्ड गार्डनर पढ़ाया था और वही प्रश्न यहाँ पर है। हावर्ड गार्डनर इन्होंने क्या दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, यानी कि बहु बहु बुद्धि का सिद्धांत। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि नॉट पूछा है, गलत पूछा है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, स्थायी नहीं हो सकती, ये अपने आप में फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, आप इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोल सकते हो। बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है, बात तो ठीक लग रही है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अब तो कई प्रकार से होती है, ये भी बात ठीक लग रही है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, यानी कि मल्टीपल होती है, ये भी बात ठीक लग रही है। तो गलत तो एक ही है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है, जो कि सरासर गलत है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, ये तो आसान था, इस वजह से हमने इस पर टाइम ही नहीं लिया, बहुत अच्छा काम किया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मैं इसको सीसीई के नाम से देता हूं। देखिए, कॉन्टिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सीटेट, सीईसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी बोलते हैं, और सीसीई को इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी बोल सकते हैं, सीसीई। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत देखा जाता है जो बच्चा होता है, बच्चा कैसा होगा? सक्रिय होगा। पहला तो बात ये पता चलनी चाहिए, यानी कि टीचर बच्चे को क्या रखोगे आप? एक सक्रिय पार्टिसिपेंट के रूप में रखोगे। तो शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षक की भूमिका जरूर होती है। की सक्रिय भूमिका होती है, विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं हो सकता। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका है, ठीक, शिक्षक निष्क्रिय नहीं हो सकता। शिक्षार्थी और विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, यानी कि आप टीचर को सक्रिय रखना जरूरी है, और तो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप स्टूडेंट को क्या रखो? सक्रिय रखो। तो छात्र भी इसके अंतर्गत सक्रिय होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कथन स्टेटमेंट दे रखा है, कक्षाओं में लड़के गणित एवं विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कक्षाओं में लड़के गणित एवं विज्ञान में लड़कियों से कहीं अधिक बेहतर रखने की क्षमता रखते हैं, ये बात तो ठीक नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं जेंडर वाइज को फॉलो कर रहा है ये चीज, जो कि हमारी रूढ़िगत जो परंपराएं हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप्स हमारे बने हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है, जो कि गलत है। और ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में तो लड़कियां अव्वल आ रही हैं। 3-4 दिन पहले ही अभी रिजल्ट आया यूपीएससी का, तो उसमें पहले जो 4 नाम है वो गर्ल्स के ही हैं। तो यह कहना तो बिल्कुल भी गलत होगा। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक सहज रूप से मौजूद होती है। आप कैसे बोल सकते हो लड़कियों की अपेक्षा? लड़कियों को कम क्यों आंक रहे हो भाई? ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाइम लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए भाई। और शेयर वगैरह तो आप लोग करते ही नहीं, उसको भी ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या और का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। करिकुलम के अंतर्गत अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी बहुत अच्छी मानी जाती है मेरे भाई। पाठ्यचर्या स्टैंडर्डाइज कभी नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों गैर संदर्भीकरण नहीं होनी चाहिए, संदर्भीकरण होनी चाहिए, इन कॉन्टेक्स्ट होनी
चाहिए। पाठ्य पुस्तक को रटकर याद करना बहुत गलत माना जाता है। तो करिकुलम आपका कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि करिकुलम के बारे में जब भी आए तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा सही मानी जाती है। और फ्लेक्सिबल जब भी वर्ड है, मान लीजिए पॉजिटिव वर्ड एक है सीडीपी के अंतर्गत। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, क्या होगा भाई? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चयन करना। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण देना। तो आप तुलना तो कभी मत करिए। मानक वर्ग के बच्चों के लिए लेबलिंग करना, कभी भी आप लेबलिंग नहीं करेंगे, रैंकिंग नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये सारी चीजें गलत है। अधिगम क्या है, कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना बहुत अच्छा माना गया है, ये सही होगा। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। इस पर जोर न देकर आप अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इस पर जोर दीजिए, ये सही माना जाएगा। तो क्लियर है मेरे भाई? आज की क्लास में इतने ही सीडीपी के क्वेश्चन, बाकी क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा जैसे छोटे छोटे वीडियो सी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो बोल सकते हैं यार, मैं भूल ही गया क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब नहीं है आपको ढंग से, कभी सीखेंगे ढंग से बोलना। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते रहिए, चलते रहिए, बाय बाय।